हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर है 7। इसमें आज आपको पढ़ना है कि किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है, उस रेखा पर एक कोई विभाजन बिंदु को हमें यहां पर ज्ञात करना है कि किसी दी गई रेखा को कोई दिया गया बिंदु अगर M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस पर आज हमें चर्चा करनी है। ठीक है, और इससे पहले हमने दूरी वाले सूत्र पर, दूरी के सूत्र को हमने प्रूव किया था और उससे रिलेटेड सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को खत्म किया था। ठीक है, उम्मीद है कि अब तक उनको आपने कंप्लीट कर लिया होगा। यदि बाय द वे नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको भी आप प्रेस करके और उस वीडियो पे जाके उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें कोई दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है, उस रेखा को कोई तीसरा बिंदु विभाजित करता है तो उस तीसरे बिंदु अर्थात विभाजन बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हमें विभाजन सूत्र का आज पहले प्रूव करना है। विभाजन सूत्र, ठीक है, वो देखो विभाजन सूत्र क्या होता है समझ लेते हैं। देखो, अगर हम ये माने कि आपका कोई ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका देखो मूल बिंदु है। ठीक है, और यहां से अगर ये मानते हैं कि आपका यहां पर एक कोई बिंदु ए है और एक कोई दूसरा यहां हम बिंदु मान लेते हैं कोई बी है, और ये ए बिंदु के निर्देशांक भी हम मान लेते हैं x1, y1 है, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक मान लें x2, y2 है, और इन दोनों बिंदुओं को अगर आपस में मिला दिया जाए तो एक रेखाखंड देखो AB हमें मिल जाएगा। और इस रेखाखंड AB को अगर ये मान लेते हैं कि कोई P बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y हैं, ये P बिंदु रेखा AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तब इस विभाजन बिंदु P के निर्देशांक जो हमने x और y माने हैं उनके क्या मान होंगे, x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, मतलब विभाजन बिंदु का भुज कितना होगा, उसका कोटि कितना होगा। हालांकि हमने यहां पर x और y से डिनोट किए हैं, तो यहां पर x निर्देशांक और y निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको देखो प्रूव करेंगे, ध्यान से समझो। अगर हम आपसे ये कहें कि ये बिंदु a है, तो a बिंदु यहां से अगर हम यहां से परपेंडिकुलर खींच दें, ध्यान से समझना है, ये देखिए हमने परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, तो इतना यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस x1 हो जाएगा, यहां से यहां तक ये x1 हो जाएगा, और ये यहां से यहां तक ये आपका y1 हो जाएगा। ठीक है, ये y1 हो जाएगा। इतनी बात ठीक है। x1 x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी y1 है, तब इस a बिंदु को हम कह सकते हैं x1, y1। ठीक है, अच्छा ठीक, यहां पर आ जाओ, ये विभाजन बिंदु की बात करें। विभाजन बिंदु को हमने x, y निर्देशांक दिए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि यहां से यहां तक ये पूरा x दूरी है। कितनी दूरी है, यहां से यहां तक x दूरी है, और यहां से यहां तक ये दूरी आपकी y अगर लिख दी जाए तो ये पूरा यहां से और यहां तक पूरा डिस्टेंस आपका y कहलाएगा। ये यहां से यहां तक पूरा y है, ये x है, ये y है, तब इस बिंदु को हम x, y कहेंगे। इसके बाद देखो और आगे थोड़ी, यहां से यहां तक ये देखो b बिंदु जो है, b बिंदु, इस पर भी हम यहां से परपेंडिकुलर x अक्ष पर डाल दें, और इस पूरी डिस्टेंस को हम कह सकते हैं कितना, x2। कितना कह सकते हैं, यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस ये x2 है, और ये पूरी डिस्टेंस y2 है। कितनी है देखो, y2, पूरी डिस्टेंस ये y2 है। तो अब ये x2 है, ये y2 है, तो इस बिंदु को हम x2, y2 कहेंगे। इतनी बात ठीक है। अब देखो एक बात और समझो कि यदि हम यहां से एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो अगर हम इस तरीके से ये लाइन खींचे, चलो a b, यहां पर हम c बिंदु c लिख देते हैं, यहां पर हम d बिंदु लिख दें, इसको d लिख दें। ठीक है, एक और काम करते हैं, देखो यहां से भी हमने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से,
और इस पर एक दूसरा और नाम डाल दें, कोई डी के बाद ई, यहां पर ई डाल दें। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको अब देखना है, बड़े आराम से समझना है। यहां से इतना, यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है, x दूरी है। देखो यहां से यहां तक पूरी दूरी कितनी है, x। ये देखो यहां से यहां तक x दूरी है, और ये यहां से यहां तक पूरी दूरी कितनी है, y दूरी है। अब इसके बाद देखो ध्यान दें, अगर ये x दूरी है और ये दूरी x1 है, तो क्या आप इस दूरी को बता सकते हैं? पूरी डिस्टेंस में से x1 डिस्टेंस घटा दिया जाए तो ये आपका दूरी हो जाएगा x माइनस x1। बोलो इतनी बात ठीक है? ठीक, फिर से समझो, पूरा यहां से यहां तक ये पूरी दूरी कितनी है, x, पूरी दूरी x है, और यहां से यहां तक ये x1 है। तो ये पूरी दूरी में से अगर x1 दूरी घटा दी जाए तो ये डिस्टेंस x माइनस x1 कहलाएगा, और ये जितनी दूरी होगी बिल्कुल ठीक इतनी ही दूरी इसको कह सकते हैं कि ये दूरी x माइनस x1 होगी। ये यहां से और यहां तक पूरी दूरी कितनी होगी, a से d तक की दूरी होगी, उसको हम कह सकते हैं x माइनस x1। अब देखो ध्यान दें, यहां से यहां तक ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, देखो ध्यान दें, ये पूरी डिस्टेंस x2 है। देखो यहां से यहां तक ये x2 है, और इस x2 में से अगर ये x डिस्टेंस घटा दिया जाए, देखो यहां से यहां तक ये x है, पूरा है x2 में से अगर इस x को घटा दें तो ये डिस्टेंस आपका बचेगा, उसको हम यहां पर लिख लें, ये हो जाएगा x2 माइनस x। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा x2 माइनस x। फिर से समझो, ये पूरा है x2, यहां से यहां तक x2 है, और यहां से यहां तक ये x है, तो पूरा x2 में से इस x को घटा दिया जाए तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये x2 माइनस x हो जाएगा। और यही दूरी देखो ध्यान दें, ऊपर तक जाओ तो यही दूरी आपकी ये दूरी है x2 माइनस x1, ये आपका हो जाएगा। ठीक, x2 माइनस x, x1 नहीं, x2 माइनस x, ये देखो हो जाएगा पूरा। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो ध्यान दें, पूरी यहां से यहां तक बाई अक्ष के समांतर ये दूरी y2 है। ये कितनी है, y2, और ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, ये y है। अगर ये पूरा y2 में से इस दूरी को, y दूरी को घटा दे, ये पूरा यहां से यहां तक y2 है और ये y है, तो अगर ये y घटा दिया जाए तो ये BE दूरी निकल आएगी y2 माइनस y2 माइनस y, ये आपका इतनी दूरी y2 माइनस y निकल आएगा। ठीक, ठीक है। अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो इसको यहां इस प्रकार लिख दें कि A से D तक जो डिस्टेंस है आपका AD, वो हमने निकाला है x माइनस x1। P से E तक का जो डिस्टेंस है PE, इस PE को हमने निकाला है PE बराबर x2 माइनस x माइनस x निकाला है। और इसी प्रकार देखो ध्यान दें, ये यहां से यहां तक, अब देखो थोड़ी सी और यहां पर आ जाओ, ये अगर बात करें यहां से यहां तक पूरी दूरी कितनी है, P बिंदु से और नीचे जो हमने परपेंडिकुलर x अक्ष पर डाला है ये, ठीक है, ये पूरी दूरी है y और ये पूरी दूरी है y1। तो अगर बात करें ये दूरी y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा। तो ये पूरी y में से अगर y1 घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा y माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर PD डिस्टेंस जो है PD बराबर, उसको हम लिख सकते हैं y माइनस y1। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो, जो हमने BE निकाला है यहां से BE, इसको हमने निकाला है y2 माइनस y। ठीक है, y2 माइनस y। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अच्छा, अगर ये बात ठीक है तो थोड़ी और आगे देखो बढ़ो। अगर हम बात करें आपसे, एक त्रिभुज है हमारे पास ADP, ध्यान से समझना है, एक त्रिभुज है हमारे पास ADP, और एक त्रिभुज और आगे है PEB। इन दोनों त्रिभुजों में आप ध्यान से देखें, इन दोनों त्रिभुजों को आप गौर करके देखो हम दूसरे कलर से आपको यहां पर कौन कौन सा त्रिभुज हमने लिया है। देखो A, यहां से देखिए A, ये D है, और ये आपका यहां से हमने इसको यहां तक, ये वाला है ना, और एक ये, इस त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं ADP।
और एक दूसरा त्रिभुज देखो एडीपी, तो ये वाला त्रिभुज हो गया, और एक दूसरा त्रिभुज और है जिसको हम कह रहे हैं पीईबी, ये है आपका पीईबी वाला त्रिभुज, देखो ये वाला, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझें, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों की, इनमें हमने देखो क्या देखा, हमने देखा कि ये देखो एक सीधी रेखा है, ठीक है, और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो इन दोनों कोणों को आप कह सकते हो, देखो ध्यान दें, ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बिल्कुल जस्ट बराबर होंगे। यहां पर ये आपकी क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसी प्रकार ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो यहां भी ये देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये देखो एकांतर कोण ये भी आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज हैं, और दोनों त्रिभुज समान कोणिक जब होते हैं तो इनको हम समरूप त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। हमें यहां समरूप प्रूव करके नहीं दिखाना है, केवल ये लिखना है कि जो त्रिभुज एडीपी है वो निश्चित रूप से समरूप है त्रिभुज पीईबी, पीईबी की बात कर रहे हैं ना, पीईबी, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि यदि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, अभी हमने इससे पहले त्रिभुज पढ़ाया, उसमें बताया है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। कैसी होती हैं संगत भुजाएं? समानुपातिक होती हैं। तो यहां पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, आपको लिखना है अतः संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, समानुपातिक होंगी, ठीक है। ये देखो दोनों भुजाएं समानुपातिक होंगी, इसका मतलब ये है, ध्यान दें कि हमने बताया कि जैसा ये कोण 90 है, ये कोण 90 है, इसका मतलब ये समकोणीय त्रिभुज हैं दोनों। तो समकोणीय त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, मतलब इसकी संगत भुजा इसकी संगत भुजा को आपको छांटना है, कौन भुजा किसके संगत है। तो यहां समकोणीय त्रिभुजों में तो ये होता है कि कर्ण के कर्ण भुजा संगत भुजा कही जाएगी, लंब के लंब संगत भुजा कही जाएगी, और आधार के आधार संगत भुजा कही जाएगी, सीधी बात है। तो इस वाले त्रिभुज की पहले बात करें, इसका कर्ण है एपी, कितना है? एपी, ध्यान से समझना है, इसका कर्ण कितना है? एपी। और ऊपर वाले त्रिभुज का कर्ण कितना है? देखो ध्यान दें, इसका कर्ण है आपका बीपी, कितना है? बीपी, ठीक। इसका कर्ण है एपी और इस वाले त्रिभुज का कर्ण है ये बीपी, ठीक है। और इसका दोनों का अनुपात, कर्ण से कर्ण का अनुपात बराबर आधार से आधार का अनुपात। तो यहां देखो एडी आधार, इसका एडी, ठीक है, और इसका आधार हम कह सकते हैं पीई, पीई, और बराबर में अब इसका लंब कितना है? पीडी, पीडी, और इसका लंब कितना है? बीसी, सॉरी बीई, इसका लंब कितना है? बीई। तो हमने क्या किया? संगत भुजाओं को समान अनुपात में लिखा, ठीक है। अब देखिए चित्र से, हमने ये ए से लेकर पी तक की दूरी को m1, देखो हमने ये किया था कि ये P बिंदु इस रेखा AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब AP जो है वो कितना है? देखो यहां लिख दें, अगर लिखना चाहो, AP बराबर m है, m1 है, और आपका PB बराबर है वो m2 है, ठीक है। चलो यहां से AP को हम लिखेंगे m1, और ये PB दूरी जो इधर है, PB कहें या BP कहें, एक ही है, उसको हम क्या कह सकते हैं? m2। तो m1 बटे m2 बराबर AD देखो कितना है? AD का मतलब है x माइनस x1, तो यहां लिखोगे x माइनस x1, और अपोन में PE देखो यहां से यहां तक ये PE है, इसको हम लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x, ठीक है। हालांकि यहां पर ये सब वैल्यू हमने लिख रखी है, ठीक है। PD, अब यहां देखो PD कितनी है? बाई माइनस बाई1 है, और BE बराबर है बाई2 माइनस बाई, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें कि तीनों अनुपात बराबर हैं, तो अगर पहला अनुपात और दूसरा अनुपात लिया जाए, पहला अनुपात और दूसरा अनुपात लिया जाए, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, P बिंदु का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें पता चल जाएगा।
और यदि पहला अनुपात और तीसरा अनुपात लिया जाए तो यहां से हमें y का मान मिल जाएगा, मतलब हमें ये P बिंदु का जो y कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, m1 अपॉन में m2 और बराबर में आपको यहां लिखना है x माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन में यहां लिखना है x2 माइनस x2 माइनस x, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें मिल जाएगा m1 x2 माइनस में m1 इंटू x बराबर में यहां से देखो ये हो जाएगा m2 इंटू एक्स माइनस m2 इंटू x1। ठीक है, अब यहां से देखो हमें तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x वाले पद एक साथ ले जाएं तो ये माइनस का है, यहां इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब x कॉमन अगर लें यहां से और यहां से x कॉमन लें तो यहां m2 और प्लस ये m1 हो जाएगा, मतलब m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 और बराबर, और फिर इसके बाद इसको इधर ले आओगे तो यहां हम लिख सकते हैं m1 x2 प्लस का हो जाएगा m2 x1। ठीक है, तो x बराबर अब यहां से हमें देखो कितना मिलेगा, x बराबर मिल जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 और ये बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहां से देखो हमें x कोऑर्डिनेट इसका मिल गया, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और इसी के साथ बिल्कुल सिमिलर तरीका से आप पहला और तीसरा अनुपात यदि लेंगे तो यहां से हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यहां देखो हम दूसरा, पहला और ये तीसरा अनुपात लें तो m1 अपॉन में m2 बराबर में यहां देखो y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा m1 by2 माइनस में m1 by बराबर यहां हो जाएगा m2 by माइनस m2 इंटू y1। ठीक है, और यहां से हम y कॉमन लें तो ये माइनस का है, इधर जाएगा y कॉमन मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा y1 प्लस y2 और बराबर में यहां ले आओ तो प्लस का हो जाएगा m1 by2 प्लस m2 by1। अब यहां इसका भाग करेंगे तो y बराबर m1 by2 प्लस m2 by1 और अपॉन में m1 प्लस m2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें देखो y निर्देशांक मिल गया। अब हम कह सकते हैं कि ये विभाजन बिंदु जो P है, जो विभाजन बिंदु P है, इसके निर्देशांक हमें x निर्देशांक देखो ये मिल रहा है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और जो विभाजन बिंदु का y निर्देशांक है वो m1 by2 प्लस m2 by1 अपॉन m1 प्लस m2 मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहां लिखना है विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक हमें मिले, देखो कौन से निर्देशांक मिले, x निर्देशांक हमें मिला है m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2, और जो y निर्देशांक है वो हमें मिला है m1 by2 प्लस m2 by1 और अपॉन में m1 प्लस m2। ये विभाजन बिंदु का x और y निर्देशांक। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझें। यहां पर जब भी कभी प्रश्न दिया जाएगा तो आपको इन दोनों एंड पॉइंटों के निर्देशांक गिवन होंगे और यहां पर जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात करवाए जा सकते हैं, जबकि ये विभाजन बिंदु इस रेखा को जिस अनुपात में विभाजन कर रहा है वो विभाजन अनुपात भी प्रश्न में दिया जाएगा, मतलब m1 और m2 अनुपात हमें प्रश्न में दिया जाएगा। ये बिंदु x1 by 1 x2 by 2 भी हमें प्रश्न में दिया जाएगा। तब विभाजन बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, अच्छा हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि विभाजन बिंदु दिया जाए, ये दोनों एंड पॉइंट दिए जाएं, x1 by 1 x2 by 2 दिया जाए, तब विभाजन अनुपात भी आपसे पूछा जा सकता है, मतलब m1 अनुपात m2 का भी मान कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर जैसा प्रश्न कहता है हम उसी के अनुसार आगे चलेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो एक बात और है, आपने विभाजन सूत्र पढ़ लिया, समझ लिया बड़े आराम से। इसके बाद देखो थोड़ी सी अगर इसमें यहां चेंजिंग कर दी जाए, थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाए,
बच्चों यहां पर आपने देखा कि ये P बिंदु जो है वो इस रेखा को विभाजित तो कर रहा है लेकिन समद्विभाजित नहीं कर रहा है। विभाजित तो कर रहा है लेकिन समान भागों में नहीं बांट रहा है। मतलब समान भागों का मतलब ये कि अगर M1 और M2 बराबर बराबर हो जाएं, अगर M1 और M2 बराबर बराबर हो जाएं, तब हम ये कह सकते हैं कि P बिंदु जो है वो रेखा AB को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब उसका मध्य बिंदु हो जाएगा। ध्यान से समझें, यदि इसी सूत्र में M1 बराबर M2 लिख दिया जाए तो ये P बिंदु जो है वो मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। तो अगर हम यहां छोटी सी जगह देखो, ध्यान दें, यहां पर अगर आपसे ये कहें कि यदि M1 बराबर M2 तो बिंदु P रेखा AB का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अगर M1 और M2 दोनों बराबर हो जाएं तो रेखा AB का जो P बिंदु जो है वो क्या हो जाएगा? AB रेखा का मध्य बिंदु हो जाएगा। तब मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो कैसे ज्ञात करेंगे? तब मध्य बिंदु P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? बिल्कुल इसी वाले फॉर्मूले में आपको M1 और M2 को बराबर बराबर करके लिखना है, मतलब M1 बराबर M2 लिखना है। तो ये फॉर्मूला आपका देखो ऐसे बन जाएगा, ध्यान दें, ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा कि M1x2 प्लस M2x1, यही तो था। अब हमें क्या करना है? M1 को भी M1 रखना है और M2 को भी M1 ही रखना है, दोनों को बराबर बराबर रखना। M1 या MM दोनों को लिख दें या M1 M1 लिख दें, मतलब दोनों अनुपातों को हमें समान लिखना है और बटे में नीचे भी M1 प्लस M2 के जगह पर भी M1 ही रखना है। ठीक, और कॉमा लगा के देखो बाई निर्देशांक की बात करें तो बाई निर्देशांक भी इसी प्रकार करना है, M1/2 प्लस M2 और M2 को भी हम M1 लिखें, बाई 1 लिख दें और अपोन में नीचे M1 प्लस M1 लिखें। मतलब हमने M2 के स्थान पर M1 लिख लिया, जहां भी M2 था वहां हमने M1 कर दिया। तो यहां पर हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो कितने मिलने वाले हैं। ध्यान दें कि ऊपर से आपको दोनों जगह से M1 कॉमन दिख रहा है, तो अगर हम M1 कॉमन लें तो हमें इस प्रकार से देखो x2 प्लस x1 और अपोन में ध्यान दें ये यहां पर M1 और M1 दो M1 हो जाएगा। तो ऊपर से जो हमने M1 कॉमन लिया है वो M1 और ये M1 आपका कैंसिल हो जाएगा। बस सीधा सीधा हम लिख देते हैं कि आपका ये हो जाएगा x2 प्लस x1 बटे में 2 हो जाएगा, कॉमा यहां देखिए M1 ऊपर से कॉमन लें और ये 2M1 से एक M1 काट दें तो बटे में 2 बचेगा, मतलब बाई 1 प्लस बाई 2 बटे में 2। ठीक है, या इसको एक ही बात है, अगर यहां पर M2 प्लस M1 लिखें, सॉरी बाई 2 प्लस बाई 1 लिखें या बाई 1 प्लस बाई 2 लिखें, एक ही बात है। तो याद रखिए कि रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और बाई निर्देशांक होता है बाई 1 प्लस बाई 2 बटे 2। ठीक है, तो अगर कभी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे जाएं तो आपको क्या करना है? देखो यहां से बड़े आराम से समझना है कि यहां ये भुज है, ये कोटि है, ये भुज है, ये कोटि है। तो हमें क्या करना है? अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है तो हमें दोनों कोटियों को जोड़ करके आधा करना है, सॉरी पहले दोनों भुजों को जोड़ के आधा करना है, कॉमा दोनों कोटियों को जोड़ के आधा करना है, x1 प्लस x2 बटे 2 लिखना है, कॉमा बाई निर्देशांक निकालोगे तो बाई 1 प्लस बाई 2 बटे 2 लिखना है। तो हमें रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी एक्सरसाइज है, जो अब इसके बाद जो एक्सरसाइज हम पढ़ाने वाले हैं उस एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज होगी 7.3 शायद होगी। तो इस 7.3 एक्सरसाइज में केवल आपको इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की जरूरत है, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की जरूरत। 7.2 एक्सरसाइज है, ठीक है, दूसरी वाली एक्सरसाइज है। तो यहां पर इसमें केवल यही दोनों फॉर्मूले अप्लाई करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इनको आप बढ़िया से पहले तैयार कर लें और फिर एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी हम सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं सीधा एकदम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज है 7.2 और इस एक्सरसाइज में जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहां पर हमें दो बिंदु दिए गए हैं और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक कोई ऐसा बिंदु हमें ज्ञात करना है जो पूरी रेखा को, मतलब दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां पर यह है आपका एक्सरसाइज 7.2 का पहला प्रश्न। इसमें एक बिंदु यहां पर हमें देखो दिया गया है, बल्कि यहां एक ना लिखें, दोनों बिंदु लिख दें। दोनों बिंदुओं को यहां पर दिया गया है, पहला बिंदु है -1,7 और एक दूसरा और बिंदु है जो हमें दिया गया है 4,-7 और 4,-3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछे गए हैं। यहां अगर हम एक रफ चित्र बना लें इस प्रकार से कि अगर आपके ये दो बिंदु ए और बी मान लिए जाएं और ए और बी बिंदु के निर्देशांक -1,7 तथा इस बी बिंदु के निर्देशांक 4,-3 ये दिए गए हैं और इस रेखाखंड ए बी को मान लेते हैं कि ये पी कोई बिंदु है जो x, y जिसके निर्देशांक हमने लिखे हैं, ये P बिंदु इस रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तब अभीष्ट बिंदु P के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। तो यहां देखो ध्यान दें, माना विभाजन बिंदु हमने कौन सा माना है, माना विभाजन बिंदु है हमारे पास P, विभाजन बिंदु P है और जिसके निर्देशांक हमने x, y माने हैं। ठीक है, तब विभाजन बिंदु का जो x निर्देशांक होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 और अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम y निर्देशांक निकालते हैं तो इसके लिए हमें पता है, इसको हम लिखते हैं m1/2 प्लस m2/1 और अपॉन में m1 प्लस m2 लिखते हैं। अब देखो ध्यान दें, x निर्देशांक निकालने के लिए पहले ये बिंदु जो है इस एंड पॉइंट को, पहले वाले को हम x1, y1 लिखते हैं, दूसरे वाले एंड पॉइंट को x2, y2 लिखते हैं और ये जो विभाजन अनुपात है उसको हम m1 और इस वाले को m2 लिखते हैं। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को आप यहां पुटअप करें। m1 की वैल्यू हम 2 लिखें और इनटू में x2 की वैल्यू हम 4 लिख दें प्लस m2 की वैल्यू हम यहां 3 लिख दें और x1 की वैल्यू हम -1 लिख दें और अपॉन में यहां से m1 को 2 प्लस m2 को हम 3 लिख दें। ठीक है, तो ये x निर्देशांक हमें मिल जाएगा 4 दूनी 8 माइनस में 3 और बटे में यहां 5 लिख दें। 8 में से 3 घटाओगे तो 5 मिलेगा और 5/5 बराबर यहां पर देखो हमें x निर्देशांक 1 प्राप्त हो रहा है। अब देखो यहां पर इसी प्रकार अगर y निर्देशांक को निकालना चाहें तो यहां देखो इसमें मान पुटअप कर दें। m1 की वैल्यू हम 2 लिख दें, y2 की वैल्यू हम -3 लिखेंगे, -3 लिख दें प्लस m2 की वैल्यू हम 3 लिखें और y1 की वैल्यू हम 7 लिखें। ठीक है, और बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 लिख दें। अब यहां देखो माइनस का 6 हो जाएगा प्लस 7 और 3 का गुणा 21 लिख दें और बटे में 5 लिख दें। ठीक है, 21 में से 6 घटाओगे 15 बचेगा और बटे में 5 कर दें तो 5 दिया 15 मतलब 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विभाजन बिंदु P के निर्देशांक देखो हमें मिल गए। विभाजन बिंदु P, इसके निर्देशांक हमें देखो 1,3 यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, यही आपका आंसर। क्लियर है भाई, कोई समस्या तो नहीं? तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहां विभाजन बिंदु P के निर्देशांक हमसे पूछे गए थे, जबकि ये दोनों बिंदुओं से मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो विभाजन बिंदु P जो है उस रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तब P बिंदु के निर्देशांक हमें 1,3 प्राप्त होते हैं।
ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। इसके बाद अब देखो आगे बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही इसका आगे का पार्ट है नंबर तीसरा। देखो इसको रब कर लेते हैं और तीसरे सवाल पर थोड़ा फोकस कर लें। देखो ध्यान दें, तीसरा प्रश्न क्या है आपका, इसका तीसरा नहीं दूसरा प्रश्न क्या है। देखो लिखा है बिंदुओं 4, -1 और यह है -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। यहां पर देखो समत्रिभाजित करने वाले 3 भागों में विभाजित करने वाले 2 बिंदु होंगे। देखो ध्यान दें, एक बिंदु हमें दिया गया है 4, -1 और एक दूसरा बिंदु है -2, -3 और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड को नाम ए और यहां पर बी, तो रेखाखंड का नाम हो गया ए बी। इस रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले 3 भागों में विभाजित करने वाले कितने बिंदु होंगे। देखो 1 और 2, 3 बराबर बराबर के भागों में बांट दिया इस रेखा को हमने, तो 3 बराबर बराबर भागों में बांटा तो यहां पर कितने बिंदु मिल गए, 2 बिंदु मिले। मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, तो इन P और Q दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब अगर बात करें बिंदु P के निर्देशांक की, तो P बिंदु इस पूरी रेखा को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ये 1:1 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, इसका मतलब 1:2 के अनुपात में P बिंदु विभाजित करेगा। मान लेते हैं कि P बिंदु के निर्देशांक x, y हैं, तब x बराबर देखो ध्यान दें यहां पर ये 1 अनुपात है। ठीक है, यहां पर इतनी बात लिख देते हैं, माना बिंदु P रेखा AB को विभाजित करता है। रेखा माना बिंदु P और Q दोनों इकट्ठे लिख लेते हैं। माना बिंदु P तथा Q रेखा AB को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। 2 बिंदु देखो इस रेखा को विभाजित कर रहे हैं, समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं 2 बिंदु। तब बिंदु P रेखा P के निर्देशांक हमने लिखे हैं x, y। तब बिंदु P रेखा AB को 1:2 के अनुपात में 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, P बिंदु जो होगा वो रेखा AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब ये M1 और इसको M2 मान हो गया। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर के लिए Q बिंदु को छोड़ते हैं, Q बिंदु की बाद में बात करते हैं। बिंदु P के निर्देशांक अगर निकालना चाहें तब P बिंदु के निर्देशांक देखो कैसे निकालोगे। P बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, यहां पर देखो ध्यान दें, x निर्देशांक निकालने के लिए हमें सूत्र अप्लाई करना है m1x2 प्लस m2x1 और बटे में m1 प्लस m2। ये आपका x निर्देशांक देखो निकाल के यहां पर मिलेगा हमें x निर्देशांक। ठीक है, तो इस x निर्देशांक देखो हम कैसे, m1 की वैल्यू 1 लिख दें, m1 की वैल्यू 1 लिख दें, m1x2 देखो ध्यान दें ये बिंदु आपको x1 y1 लिखना होता है, इस बिंदु को हम x2 y2 लिखते हैं और ये अनुपात m1 ध्यान दें ये आपका m1 होता है और ये अनुपात कितना होता है, m2 होता है। यहां पर ये वैल्यू कितनी है, 2 है, ये कितनी है 2 और m1 बराबर कितना है 1। यहां पर ये एक हिस्सा है और यहां पर ये 2 हिस्सा है, इसलिए m1 को 1 लिखना है, m2 को हमें 2 लिखना है। ठीक है, तो m1 को 1 लिखना है, x2 का मतलब है -2 प्लस m2 को हमें 2 लिखना है, x1 का मान हमें 4 लिखना है और फिर इसके बाद बटे में m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2 लिखना है, 1 + 2 लिखना है। तो -2 प्लस में 4 का 2 में गुणा 8 लिख दें, बटे में 3 लिख दें। ध्यान दें 8 में से 2 घटाओगे तो ऊपर 6/3 बराबर हमें 2 मिल जाएगा। ठीक, x निर्देशांक हमें 2 प्राप्त होगा। अब y निर्देशांक की बात करें तो हमें y बराबर यहां लिखना है m1/2 प्लस m2/1
और बटे में हमें लिखना है m1 प्लस m2। यहां भी देखो बिल्कुल सिमिलर वही काम करना है। चलो यहां लिख देते हैं m1 और m1 की वैल्यू हम 1 लिख दें, m1/2 की वैल्यू हम -3 लिखेंगे, बाई 2 का मान -3 लिखेंगे, प्लस m2 का मान हम 2 लिखेंगे, बाई 1 और बाई 1 को हम -1 लिखेंगे। ठीक है, और अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 लिखेंगे। तो यहां से देखिए -3 और ये भी है -2 और ये नीचे 3, इसका मतलब -5/3 ये हमें y निर्देशांक मिल जाएगा। तो अब हमें यहां बिंदु P के निर्देशांक देखो मिल गई। बिंदु जो P बिंदु विभाजन बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक हमें कितने मिल गए, देखो x का मान 2 मिला है और y निर्देशांक -5/3 हमें यहां पर मिल रहा है। अब हमने एक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, मतलब पहले विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए। अब यहां पर बिंदु Q की बात कर लेते हैं। बिंदु Q रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा, बताओ भाई किस अनुपात में। देखो ध्यान दें, अगर Q बिंदु की बात करी जाए तो यहां पर अब 2 हिस्सा है इधर और 1 हिस्सा इधर है, तो Q बिंदु रेखा AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। बिंदु Q रेखा AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। तो यहां पर देखो 2:1 के अनुपात में विभाजित करा दें। यहां पर x देखो ध्यान दें, अगर इस बिंदु के निर्देशांक हम x डैश y डैश मान लें, तब x डैश बराबर देखो कैसे ज्ञात करोगे, x डैश की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, फॉर्मूला वही लिखना है m1x2 प्लस m2x1 और अपॉन में लिखना है m1 प्लस m2 लिखना है। अब देखिए m1 की वैल्यू यहां से हमें 2 लिखनी है, m1x2 की वैल्यू -2 लिखनी है। ठीक है, प्लस m2 को हमें 1 लिखना है, ये है m2 देखो। ठीक है, x1 और x1 का मान देखो वही 4 लिखना है। ठीक है, x1 का मान 4 लिखना है और अपॉन में यहां m1 प्लस m1 का मान 2 प्लस 1 लिखना है। ठीक है, माइनस में 4 प्लस में 4 और यहां बटे में कितना मिलेगा, यहां पर 3। तो 4 में से 4 घटाओगे 0, यहां पर देखो x निर्देशांक इसका 0 हो जाएगा। अब y निर्देशांक हमने माना है y डैश, उसकी बात करें तो y डैश बराबर कितना होगा, y डैश बिल्कुल वही आपको फिर फॉर्मूला लिखना है m1/2 प्लस m2/1 और अपॉन में लिखना है m1 प्लस m2। ठीक है, m1 की वैल्यू हमें लिखनी है 2, बाई 2 की वैल्यू हमें लिखनी है -3 और प्लस m2 को हमें 1 लिखना है, बाई 1 को -1 लिखना है और फिर बटे में लिखना है m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 लिखना है। तो यहां से देखिए -6 -1 और बटे में नीचे 3 लिखोगे तो -7/3 ये आपको y निर्देशांक मिल गया। तो इस प्रकार से बिंदु Q के निर्देशांक देखो हमें मिले। बिंदु Q के निर्देशांक हमें यहां पर मिल रहे हैं, x निर्देशांक 0 मिला है और y निर्देशांक -7/3 मिला है। ठीक है, चलो ये आपका आंसर हो गया। ये P और Q इस रेखा AB को 3 समत्र भाग मतलब 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। P बिंदु इस रेखा को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तब P बिंदु के निर्देशांक हमें 2, -5/3 प्राप्त हो रहे हैं। और इस Q बिंदु रेखा AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तब Q बिंदु के निर्देशांक हमें 0, -7/3 मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही P और Q बिंदुओं के निर्देशांक हमसे पूछे गए थे और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको भी नोट कर लें। आगे आए क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए इसके बाद अब इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो लिखा है
एक आपका ये चित्र बना हुआ है, ग्राफ पेपर है समझो। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजन के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, जो स्कूल में खेल कूद होते हैं उसमें तुम आपने देखा होगा कि खेल करने मतलब दौड़ने के लिए एक चूने से लाइन बना देते हैं, उसी लाइन में एक लड़का एक दूसरे को टच ना कर पाए, इस प्रकार से लाइनें बना दी गई हैं। उन लाइनों में ही बच्चों को दौड़ाया गया है। तो ये 1-1 मीटर की दूरी पर लाइनें बनाई गई हैं। आगे लिखा है AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति लड़की है, वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है आपको पहले तो ये बताना है। इसके बाद आगे लिखा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा पर ठीक आधी दूरी मतलब बीचों बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए आपको ये बताना है। देखो ध्यान दें, पहले मेरे ख्याल से यहां पर हम इस चित्र को बनाएं तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान दें, ये आपको इस प्रकार से इधर x अक्ष और इधर y अक्ष, और मान लेते हैं कि यहां पर इस प्रकार से आपका कोई एक आयताकार मैदान है। देखो ध्यान से समझना है आपको, ये आपका एक आयताकार मैदान है, ये देखो ठीक है, ये आयताकार मैदान हमने बनाया और इस आयताकार मैदान में क्या हुआ कि चूने से 1-1 मीटर की दूरी पर यहां पर पंक्तियां बनाई गई हैं। यहां से चूने पर देखो ध्यान दें, 1 मीटर की दूरी पर एक पंक्ति ये है, 1 मीटर की दूरी पर एक पंक्ति ये है और इसी प्रकार एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है। देखो 1 2 3 4 यहां पर 5 लिख दें और ये 6वीं लाइन 1 मीटर की दूरी पर, ये 7वीं लाइन 1 मीटर की दूरी पर, ये 8वीं लाइन 1 मीटर की दूरी पर, ये 9वीं लाइन 1 मीटर की दूरी पर और ये 10वीं लाइन भी 1 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और इस प्रकार से चलो इस पर नंबरिंग कर देते हैं। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, यहां इसका काम खत्म, यहां कोई लेना देना आप नहीं। ठीक है, और इधर भी यहां पर जो गमले रखे गए हैं वो गमले 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए। तो पहला गमला मान लेते हैं यहां एक, और फिर इसके बाद ये 1 दूसरी मीटर की दूरी पर दूसरा गमला, तीसरा यहां पर गमला, चौथा यहां पर गमला, 5वां गमला यहां पर, 6वां गमला यहां पर। ठीक है, 5वां ये हो गया, 6वां आगे और इसके बाद 7वां, इसके बाद 8वां, यहां पर 9वां, यहां पर आपका 10वां। अब देखो ऐसे गमले 100 रखे गए हैं ऊपर तक। ठीक है, अभी यहां पर एंड नहीं हो गया है, गमले और भी आगे रखे गए हैं, 100 गमले रखे गए। ठीक है, 1-1 मीटर की दूरी पर। इधर 1-1 मीटर की दूरी पर ये चूने से लाइनें बनाई गई। इनमें क्या होता है, इनमें बच्चों को दौड़ना है। ठीक है, अब देखो कहां किसको दौड़ना है वो प्रश्न के अनुसार समझते हैं। यहां पर ए बिंदु, यहां पर ए देखो ए बिंदु पड़ा हुआ है, इधर यहां पर डी बिंदु है, ऊपर ए डी ये हो गया। ठीक है, इधर यहां पर ये बी बिंदु है, चलो यहां पर बी बिंदु लिख दें यहां पर। ठीक है, बी बिंदु है और इसके बाद यहां पर देखो सी बिंदु है, ये सी बिंदु है। तो ए बी सी डी आपका ये एक आयत है। प्रश्न कहता है ये एक आपका आयत है, इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर ये आपकी ऊर्ध्वाधर लाइनें बनाई गई हैं चूने से। अब प्रश्न आगे देखो क्या कहता है। आगे आपका प्रश्न कहता है निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। एडी ये है, इसी के अनुदिश दूसरी पंक्ति में मतलब यहां से इस पंक्ति में वो दौड़ती है और कहां तक जाती है, पूरी जितनी दूरी है। दूरी कितनी है? 100 मीटर, क्योंकि 100 गमले रखे, 1-1 मीटर की दूरी पर सब गमले रखे, तो 100 मीटर इधर उसको दौड़ना है। वो कहां पर दौड़ के पहुंची है? देखो प्रश्न कहता है
कि पूरी एडी के अनुदेश दौड़ी और 1/4 भाग के बराबर दूरी जब वो दौड़ चुकी, वहीं पर उसने हरा रंग का अपना झंडा लगा दिया। तो भैया बता दो, इधर है 100 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 100/4 कह दें। 100/4 का मतलब कितना? 25। ठीक है, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा कि 25 मीटर तक दूरी वो दौड़ के पहुंची होगी, तो 25 मीटर पर उसने अपना झंडा लगा दिया। ठीक है, पूरी है 100 मीटर, 100 मीटर का चौथाई कितना होगा? 25 ही तो होगा। तो 25 मीटर की दूरी पर वो पहुंची और उसने अपना हरा रंग का झंडा था वो यहां पर लगा दिया। ठीक, इस दूसरी वाली पंक्ति में दौड़ी और 100 मीटर की चौथाई दूरी तक दौड़ी, तो इसका मतलब देखो ध्यान दें, 1 और 1 2, मतलब दूसरी इधर एक्स अक्ष की तरफ 2 खाने चले और ऊपर की तरफ 25 खाने चले। इसलिए उसने इस बिंदु पर जहां पर उसने झंडा लगाया है उस बिंदु के निर्देशांक 2,25 हो जाएंगे। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट वाली बात है नहीं। उसने अपना झंडा कहां पर लगाया? एक्स अक्ष पर देखो 2 इकाई चले और वाई अक्ष पर, मतलब ऊपर अगर वाई मान लें, इधर अगर एक्स मान लें, तो इधर 2 इकाई चले, ऊपर 25 इकाई चले, तो 2,25 जहां पर उसको बिंदु मिला वहीं पर उसने हरे रंग का अपना झंडा लगा दिया। ठीक है, ये कौन सी छात्रा है? प्रश्न कहता है कि ये छात्रा है जिसका नाम है, इसका नाम है निहारिका। ठीक है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदेश 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और उसने वहां पर अपना हरा रंग का झंडा गाड़ दिया है। उस पर हमने चलो नाम दे दिया अपने तरफ से ए। ठीक, ए बिंदु पर उसने अपना हरे रंग का झंडा लगा दिया। इसके बाद देखो आगे की बात, प्रीति है वो 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदेश दौड़ती है और 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ने के बाद उसने अपना लाल रंग का झंडा गाड़ दिया। देखो ध्यान दें, किस पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में। 8वीं पंक्ति लिखा है ना, कोई लड़की प्रीति है वो 8वीं पंक्ति में दौड़ रही। देखो 8वीं पंक्ति ये हो गई। तो अब उसने यहां से ऊपर की ओर दौड़ा, एडी के अनुदेश इधर की ओर दौड़ा और पूरी 100 खाने, 100 का 5वां हिस्सा, 100 का 5वां हिस्सा बता दो कितना होगा? तो आपको लिखना है 20 होगा। तो निश्चित रूप से 8वें लाइन पर जाए गई और वो उसने यहां कहीं झंडा लगाया होगा शायद। कितनी दूरी पर? 8 इधर, 20 इधर, तो ये बी बिंदु पर उसने अपना झंडा लगाया और उसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 8,20 उस बिंदु के निर्देशांक होंगे 8वीं पंक्ति में और 20वीं ऊपर 20 ही खाने तो चले, 20 ही मीटर दूरी तो चला। 100 मीटर का 5वां हिस्सा 20 ही तो होता है। तो इसका मतलब 8,20 बिंदु यहां पर जहां मिला उसको वहीं पर उसने अपना झंडा गाड़ दिया। तो प्रीति लड़की है, उसने अपना झंडा, किस कलर का उसका झंडा है? उसका झंडा लाल कलर का है। ठीक है, उसने अपना झंडा लगा दिया। अब आपसे प्रश्न कहता है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी बता दो। अगर हम यहां से इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कहें तो ए और बी के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। सिंपल बात बिल्कुल। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। आप क्या करना है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां पर उसने झंडा लगाया वो हरे रंग का है। किस रंग का है? हरा झंडा। यहां पर उसने झंडा अपना लगाया वो है हरे रंग का और यहां पर उसने जो झंडा लगाया है वो है लाल रंग का। लाल रंग का, ठीक है, ये लाल झंडा इसने यहां पर लगाया है। इसने अपना झंडा किस कलर का लगाया है? लाल झंडा। ठीक है, अच्छी बात है। तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। दोनों झंडों के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। दोनों झंडों के बीच की दूरी मतलब ए बी दूरी आपसे पूछी गई है। तो आपको दूरी वाला ही फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही तो होता है। भुज में से भुज को घटा के होल स्क्वायर लिखना है, कोटि में से कोटि को घटा के होल स्क्वायर लिखना है। बस यही इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। तो अंडर रूट लिखें और फिर इस कोटि, पहली वाली कोटि से दूसरे वाले बिंदु की कोटि को घटा दें और होल ऑफ स्क्वायर लिख दें। प्लस यहां देखो ये पहले हमने भुज को घटाया, भुज में से इस भुज को घटा के होल वर्ग लिख दें और फिर कोटि में से इस कोटि को घटा के होल वर्ग लिख दें। मतलब 25 में से 20 घटा के यहां पर होल वर्ग लिख दें। ठीक है, तो अब यहां पर हमें
ये मिल जाएगा 2 में से 8 घटाओगे माइनस का 6 और हम यहां लिखेंगे -6 का स्क्वायर। यहां लिखेंगे देखो 5 और इस 5 का भी स्क्वायर लिखना है। √6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो हमें कितना मिलेगा? 61 मिलेगा। देखो ठीक है, 6 5 11 और 5 और 1 6, 61 इकाई की दूरी पर ये दोनों झंडे लगाए गए हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है? 61 इकाई, √61 इकाई लिखना है। ठीक है, यहां पर मीटर सेंटीमीटर, हाँ मीटर भी लिख सकते हो क्योंकि यहां पर ये मीटर में तो ही व्यक्त किया गया है, तो यहां पर आपको मीटर लिखना है। √61 मीटर की दूरी पर दोनों झंडे लगाए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो कुछ और बात, इसमें थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाई गई है। प्रश्न आपका ये कहता है कि अब एक तीसरा झंडा रश्मि और लेके दौड़ रही है। तो रश्मि ने क्या किया? रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा पर ठीक आधी, मतलब बीचों बीच गाड़ना है। तो उसको कहां गाड़ना है? अब उसने कहा भैया हम भी एक झंडा अपना अलग गाड़ेंगे, तो इसके बीचों बीच उसको कहीं झंडा गाड़ना है, तो इसका मतलब उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लें। जो भी मध्य बिंदु का निर्देशांक आएगा वहीं समझो उसने अपना झंडा लगा दिया। तो यहां पर तीसरा झंडा लगाने के लिए ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालो। तो यहां लिख दें ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बता दो। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर किसी भी रेखा को एक सी बिंदु है जो इस रेखा को मध्य समद्विभाजित करता है, तो उस समद्विभाजित बिंदु अर्थात मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, ये होता है x निर्देशांक, और y निर्देशांक होता है y1 + y2/2, ये हमारे पास y निर्देशांक होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो 2 और ये 8, 2 + 8/2 लिखोगे। भुज और भुज, दोनों भुजों को पहले जोड़ के आधा कर दें और फिर यहां पर दोनों कोटियों को जोड़ के आधा कर दें, 25 + 20/2 लिख दें। तो यहां से दोनों इनको जब जोड़ोगे तो 8 2 10 और 10 में 2 का भाग यहां पर 5 मिलेगा। और आगे देखो यहां पर 25 और 20 को जोड़ो, 45 और बटे में 2 करना है, तो यहां पर 22.5 लिखना है। तो अब यहां पर तीसरा झंडा जो इस तीसरी लड़की ने गाड़ा है वो कहां पर गाड़ा है? 5वीं पंक्ति पर। देखो ध्यान दें, 1 2 3 4 5, 5वीं लड़की यहां पर दौड़ रही है, ऊपर की ओर दौड़ती गई और बिल्कुल बीचम बीच उसने यहां पर झंडा लगाया। कितनी ऊंचाई पर? 22.5 मीटर की ऊंचाई पर उसने तीसरा अपना झंडा यहां लगाया है, सी बिंदु पर। मान लेते हैं ये बिंदु आपका सी है, तीसरा झंडा इस जगह पर लगाया। इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 5, यहां लिख दें 5,22.5। ठीक है, 5,22.5 मीटर की दूरी पर ऊपर की ओर 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर उस तीसरी लड़की ने अपना झंडा लगाया है। वो कौन सा है? नीले कलर का है भाई, जो भी कलर उसमें लिखा है उसको आपको लिखना है। ठीक है, नीला। ठीक है, नीला झंडा इसने जो तीसरी लड़की ने गाड़ा है वो कहां पर? 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ा है। ठीक है, आपको ये इतना लिखना है। चलो इसके बाद अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 रब कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? लिखा है दोनों बिंदु दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? यहां पर हमें विभाजन अनुपात पूछा गया है, मतलब m1 अनुपात m2 का मान पूछा गया है। और यहां पर जो बिंदु दिए गए हैं वो 2 बिंदु कौन से हैं जिनको मिलाने से रेखाखंड बना है? वो 2 बिंदु हैं, यहां पर उनको पहले लिखना है। बिंदु जो 2 दिए गए हैं उनमें से पहला बिंदु है आपका -3,10 और एक दूसरा बिंदु है वो आपको दिया गया है 6,-8, 6,-8। और इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है, उस रेखाखंड को -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है?
चलो इसको भी देखो हम यहां पर एक चित्र बना लें, यहां से एक पहला बिंदु ए मान लें, इसको हम दूसरा बिंदु को बी नाम दें। पहले बिंदु के निर्देशांक -3,10 हैं, इस दूसरे बिंदु के निर्देशांक 6,-8 हैं और ए बी रेखा को विभाजित करने वाला कोई एक तीसरा बिंदु मान लेते हैं सी है, जो इस रेखा को विभाजित कर रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक है -1,6 है और ये -1,6 बिंदु इस रेखा को मान लेते हैं M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां पर हमें M1 अनुपात M2 का मान पूछा गया है। ठीक है, ये विभाजन बिंदु है, इसको C भी लिख सकते हैं या इसको P लिख दें, जैसा कि हमने सूत्र में भी P लिखा है। तो याद करने के लिए अगर चाहो तो यहां पर आप P याद कर सकते हो। ये विभाजन बिंदु P है, यहां पर लिख लें विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु है P और जिसके निर्देशांक प्रश्न में -1,6 दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां से विभाजन बिंदु का जो x निर्देशांक होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 और अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। अब देखिए ध्यान दें, ये बिंदु इसको हम लिखते हैं x1/1 और इस पॉइंट को लिखते हैं x2/2 और ये विभाजन बिंदु होता है x, y और ये m1 m2 हमसे पूछे गए। ठीक है, तो यहां पर देखो x निर्देशांक है -1 बराबर का यहां चिन्ह लगाएं। m1 को हमें ज्ञात करना है, ज्यों का त्यों रख लेते हैं। x2 का मान देखो 6 लिखेंगे, 6 लिख दें, प्लस m2 हमें ज्ञात करना है, x1 का मान -3 लिख लें और बटे में m1 प्लस m2 आप ज्यों का त्यों लिख लें। ठीक है, तो इस तरीके से देखो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6m1 माइनस में 3m2 बराबर -m1 -m2 यहां से देखो। ठीक है, तो इस प्रकार अगर माइनस का m1 इधर आएगा तो यहां 6m1 प्लस 1m1 और बराबर में ये इधर जाएगा तो 3m2 प्लस का हो जाएगा, माइनस का m2 पहले से है तो यहां पर देखो 7m1 हो गया और ये 2m2 हो गया। अब हमें m1 अनुपात m2 की जरूरत है तो यहां से इधर भाग में ले आए तो ये 2 और बटे में 7 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु P जो है वो इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, कह सकते हैं 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर हम y निर्देशांक से भी निकालें तो बिल्कुल वही अनुपात आएगा। यदि हम इस फॉर्मूले से देखो y निर्देशांक क्या होता है, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। तो अगर यहां से भी वही काम करें कि y की वैल्यू हम 6 रख दें, m1 यहां से हम ज्यों का त्यों रखते हैं, m2 बराबर -8 लिख दें, प्लस m2 हमें ज्ञात करना है, m1 का मान यहां से 10 लिख दें और फिर बटे में m1 प्लस m2 हमें ज्ञात करना है, ज्यों का त्यों रखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 और प्लस में 10m2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इधर ले आओगे 8 6 14, यहां पर लिख दें 14m1 और बराबर में इधर पहुंचाओगे 10 में से 6 कम करके 4m2 आपको मिलेगा। तब m1 अनुपात m2 की वैल्यू यहां से अगर निकाली जाए तो हमें 4/14 मिलेगी। 4/14 का मतलब 2 से डिवाइड करें तो 2/7 ही तो होता है, इसलिए यहां भी देखो m1 अनुपात m2 का मान 2:7 मिल रहा है। याद रखिए कि अगर बिंदु -3,6 और 6,-8 -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाला रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु है -1,6, तो ये -1,6 बिंदु इस रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो आपको याद रखना है 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। चाहे आप x निर्देशांक से निकालें अथवा y निर्देशांक से निकालें, विभाजन अनुपात समान ही निकलेगा। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लें और इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। चलो इसको भी रब कर दें।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5वां प्रश्न है हमारे पास। इसमें लिखा है उस अनुपात को बताइए। यहां भी देखो वही अनुपात M1 अनुपात M2 का मान हमसे पूछा गया है, जिसमें ये दो बिंदु A और B हमें यहां पर दिए गए हैं। प्रश्न आपका ये जरूर कह रहा है कि रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो उस बिंदु पर विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें बताने हैं। तो अगर कोई रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है तो विभाजन बिंदु जहां पर मिलेगा वहां y निर्देशांक शून्य होगा। ठीक है, जिस बिंदु पर देखो ध्यान दें, अगर हम आपसे ये कहें कि कोई रेखा x अक्ष को विभाजित कर रहा है तो इस विभाजन बिंदु के लिए, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक के लिए निश्चित रूप से y निर्देशांक 0 होगा। केवल इसमें x निर्देशांक होगा, y निर्देशांक 0 लिखना है। x अक्ष पर कोई रेखा विभाजित करता है तो y निर्देशांक शून्य होता है। ठीक है, तो यहां पर y निर्देशांक शून्य आपको रखना है, बस विभाजन अनुपात यहां से हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहां आपके पास एक बिंदु दिया गया है, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखो यहां लिख दें वह अनुपात ज्ञात करिए, मतलब M1 अनुपात M2 का मान हमसे पूछा गया है। जो प्रश्न कहता है, जो पूछा गया है उसको हम लिख लेते हैं। वह अनुपात ज्ञात करिए, मतलब M1 अनुपात M2 हमसे पूछा गया है। बिंदु A के निर्देशांक हमें यहां पर दिए गए हैं 1, -5, 1, बिंदु B के निर्देशांक हमें यहां दिए गए हैं -4, -4, हमें यहां बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष विभाजित करता है। तो अब आपको यहां लिखना है, चूंकि रेखाखंड AB x अक्ष को विभाजित करता है, ऐसे लिखें, है ना। रेखाखंड AB x अक्ष को विभाजित करता है, 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 तब y निर्देशांक शून्य होगा। क्या करना है, तब y निर्देशांक आपको 0 लिखना है, y निर्देशांक बराबर 0, ऐसे देखो याद करना है। ठीक है, तो अब y निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, y निर्देशांक बराबर क्या होता है, y निर्देशांक बराबर होता है m1/2, क्या होता है m1/2 प्लस m2/1 और बटे में m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, इसको हम y निर्देशांक कहते हैं और यही y निर्देशांक जरूरी है कि y निर्देशांक 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि रेखाखंड जो AB है वो x अक्ष को विभाजित कर रहा है, मतलब y निर्देशांक शून्य होगा। तो आपको y निर्देशांक शून्य लिखना है। तो अब ऐसी स्थिति में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो m1/2 प्लस m2/1 बराबर 0 मिलेगा। अब यहां से देखो m1 हमें ज्ञात करना है बाई 2, x1/1 x2/2, बाई 2 को हम यहां से 5 लिख दें, प्लस m2 भी हमें देखो ज्ञात करना है, ज्यों का त्यों रखें, और बाई 1 को हम यहां से -5 लिख दें और बराबर में 0। ठीक है, तो अब यहां से देखो 5m1 बराबर 5m2 होगा, और अब m1 अनुपात m2 अगर निकाला जाए तो 5/5 मतलब 1/1। ठीक है, तो यहां से m1 अनुपात m2 बराबर हमें 1:1 मिलेगा। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि A और B दोनों बिंदुओं से जो रेखा बनेगी, AB रेखा बनेगी, वो AB रेखा x अक्ष पर जो विभाजन बिंदु होगा बिल्कुल मध्य बिंदु में होगा। ठीक है, विभाजन बिंदु कहां पर होगा, 1:1, मतलब m1 और m2 बिल्कुल बराबर है, मतलब मध्य बिंदु पर विभाजित करेगी रेखा। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें एक बात और पूछी गई है यहीं पर कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी बताओ। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक का मतलब हमें x का निर्देशांक तो देखो हमें बताना ही बताना पड़ेगा, क्योंकि y निर्देशांक 0 है लेकिन x निर्देशांक तो होगा। तो अब हम उस x निर्देशांक को भी यहां ज्ञात करेंगे। x निर्देशांक बराबर होता क्या है, x निर्देशांक, ये x निर्देशांक बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में होता है m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक होता है। विभाजन बिंदु का जो x निर्देशांक होता है वो m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 होता है।
M1 और M2, देखो M1 अनुपात M2 1:1 है, तो M1 को भी हमें 1 लिखना है, M2 को भी हमें 1 लिखना है। तो चलो M1 बराबर 1 लिखेंगे। x2 बराबर देखो x1/1 x2, x2 को हमें क्या लिखना है, -4, प्लस M2 को भी हमें 1 लिखना है। x1 और x1 को हमें कितना लिखना है, 1 लिखना है, फिर अपॉन में 1 + 1 लिखना है। ठीक, तो -4 प्लस में 1 और बटे में यहां लिखोगे 2, तो ऊपर से -3 और बटे में 2 लिखना है। इसका मतलब विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें देखो कितने मिल रहे हैं, विभाजन बिंदु क्या होता है, विभाजन बिंदु x, y, x निर्देशांक है -3/2 और y निर्देशांक 0 है, क्योंकि विभाजन बिंदु क्या कर रहा है, रेखा को x अक्ष पर विभाजित कर रहा है, तो x अक्ष पर विभाजित करेगा तो y निर्देशांक तो 0 मिलेगा, x निर्देशांक मिलेगा वो कितना होगा, -3/2, तो विभाजन बिंदु -3/2, 0 होगा। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लें। इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलो इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, देखिए 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न लिखा है, यदि बिंदु 1,2, 4,22, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात करिए। यहां पर एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज हम यहां पर बना लिए। ये आपका देखो समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज की पहचान भी आपको जाननी पड़ेगी कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, तथा AB और DC समांतर होती है, AD और BC भी आपस में समांतर होती हैं। तथा एक बात और है, विकर्ण जो होते हैं उनको देखो याद करिए कि दोनों जो विकर्ण होते हैं वो दोनों विकर्ण इस प्रकार से देखो, एक विकर्ण इसका बड़ा होता है, एक विकर्ण इसका छोटा होता है, एक विकर्ण बड़ा और एक विकर्ण छोटा। तथा एक बिंदु और विशेष बात है, वो क्या है, अगर हम ये कहें कि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब AC का जो मध्य बिंदु होगा वही BD का मध्य बिंदु होगा। AC का मध्य बिंदु और BD के मध्य बिंदु बिल्कुल जस्ट बराबर होंगे अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो बच्चों यहां पर ABCD चारों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। क्रमानुसार बिल्कुल क्रम से लेना है, ऐसे नहीं है A यहां लिख दें, B यहां लिख दें, C यहां लिख दें, नहीं, या तो आपको ABCD ऐसे लिखना है या ABCD ऐसे लिखना है, मतलब एक ही चक्र से घूमना है। ठीक है, या क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां देखिए आपके पास जो 4 बिंदु दिए गए हैं वो है, पहला बिंदु है 1,2, तो यहां आपको 1,2 लिखना है। दूसरा जो बिंदु है वो है 4,22, इस पर हमें 4,22 लिखना है। तीसरा बिंदु है x, 6, यहां हमें x, 6 लिखना है। और इसके बाद में चौथा बिंदु 3,5 है। ठीक है, तो अब यहां से आप यहां लिख दें, चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, अतः अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये है कि जो विकर्ण AC का मध्य बिंदु होगा वही विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा। तो आप यहां ऐसे ही लिख दें, क्या लिख दें, अतः विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर यहां लिखना है विकर्ण BD का मध्य बिंदु लिखना है, मध्य बिंदु। ठीक है, विकर्ण BD का मध्य बिंदु लिखना है। तो AC विकर्ण का मध्य बिंदु बताओ कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है उस रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है कि भुजों दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दें और दोनों कोटियों को जोड़ के बटे 2 कर दें। तो यहां पर हम कह सकते हैं 1 + x बटे में 2 लिख दें, x निर्देशांक, और
मध्य बिंदु का जो भुज होगा, मतलब उसका जो बाई निर्देशांक होगा, मध्य बिंदु का जो बाई निर्देशांक, उसको हम लिखेंगे 2 + 6/2। ये देखो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए, बराबर विकर्ण BD जो है उसके भी मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें निकालना है। तो यहां लिख दें 3 + 4/2, 3 + 4/2, और यहां पर कॉमा लगा के लिखना है 5 + 22 और बटे में 2। ठीक है, हमने AB विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले, BD विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले, और दोनों को हमने बराबर किया। तो यहां से इसमें देखो ध्यान दें 1 + x/2, 6 2 8, 8 में 2 का भाग करोगे तो यहां पर 4। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखो 4 3 7, यहां लिखोगे 7/2, यहां देखो 5 + 22 और बटे में 2 लिखना है। दोनों पक्षों में देखो अगर हम दोनों गुणांक यहां पर तुलना कर दें, भुज की भुज से तुलना करें, कोट की कोट से तुलना करें, तो यहां लिख दें तुलना करने पर, तो यहां से देखो 1 + x/2 बराबर में 7/2 लिखना है। यहां से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, प्लस का 1 इधर जाएगा तो x बराबर हमें 6 मिल जाएगा। इसी प्रकार देखो ये बाई निर्देशांक को बाई निर्देशांक के बराबर कर दें तो यहां से 4 बराबर 5 + 22/2 मिलेगा। ठीक है, तो यहां भी बिल्कुल वही काम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 + 22 = ये 8 हो जाएगा। तो 22 = 8 - 5 दैट इज 3। ठीक है, तो यहां से 22 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 22 की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। ठीक है, यही हमें x और y के मान पूछे गए हैं। x कितना होगा आपको कहना है 6 होगा, y कितना होगा तो आपको कहना है 3 होगा। ठीक है, ये आपसे पूछे गए। क्लियर, चलो इसको भी नोट कर लें। और अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। ये आपका 6वां प्रश्न था, है ना भैया, नंबर डाल लिया करो आप, है 6वां प्रश्न है। इसके बाद अब प्रश्न संख्या 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या है। 7वां प्रश्न है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। अगर किसी वृत्त का व्यास हमें दिया जाए, वृत्त का व्यास दिया जाए और उसके केंद्र के निर्देशांक भी देखो हमें दिए गए हैं, और इसके B शीर्ष के निर्देशांक भी दिए गए हैं, A शीर्ष के निर्देशांक पूछे गए हैं। यहां पर एक चित्र बना लें, ये आपका हो गया एक वृत्त और ये इस वृत्त का व्यास हो गया, ये इस वृत्त का व्यास हो गया A और यहां पर B, जबकि B शीर्ष के निर्देशांक हमें पता है। इस A वाले शीर्ष के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इसके निर्देशांक x1, y1 ये हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये हमें ज्ञात करने हैं। और इस शीर्ष B वाले शीर्ष के निर्देशांक हमें प्रश्न में दिए गए हैं। ये हैं B शीर्ष के निर्देशांक 1, 4 है। और इसके बाद इस केंद्र के भी निर्देशांक दिए गए हैं। इसका केंद्र है 2, -3, तो यहां लिखोगे 2, -3, ये आपका केंद्र है। इसको हम यहां पर C दे देना। ठीक है, C हमने इसका नाम दे दिया। तो अब हमसे इस शीर्ष के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो आपको ये जान के बड़ी अच्छी बात लगेगी, आप जानते हो कि किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र होता है। AB का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, वो मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र होगा। तो निश्चित रूप से ये बिंदु C है वो AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये केंद्र है ना। तो केंद्र कहां पर होता है, AB के मध्य बिंदु पर। ठीक है, व्यास के मध्य बिंदु पर वृत्त का केंद्र होता है। तो आपको यहां लिखना है AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या लिखोगे यहां, AB के मध्य बिंदु। AB के मध्य बिंदु हैं कितने, AB का मध्य बिंदु है C, जिसके निर्देशांक हैं 2, -3। ठीक है, तो अब हम मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब मध्य बिंदु का जो भुज है ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, ये x1, y1 है और ये आपका x2, y2 है। यही तो है। तो x बराबर होता है x1 + x2/2 और जो y निर्देशांक होता है वो होता है y1 + y2/2। इतना ही तो होता है। तो यहां से x का मान प्रश्न में 2 दिया गया है, यहां 2 लिख लें, बराबर x1 को हमें ज्ञात करना है प्लस x2 को हमें 1 लिखना है
और बटे में 2 लिख दें। तो अब यहां पर चलो इसको पहले रब करके इसी को पहले क्लियर कर लेते हैं। 2 का 2 में गुणा 4 और यहां बटे 1 करके x1 प्लस 1 बराबर 4 मिलेगा। तो यहां से x1 की वैल्यू हमें 4 में से 1 घटा के 3 मिल जाएगी। मतलब ये हमें x1 बराबर 3 मिल गया। ठीक, अब y बराबर हमें सूत्र पता है, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां से y की वैल्यू देखो कितनी है, -3 -3 लिख दें बराबर y1 प्लस y2। y1 को हमें ज्यों का त्यों रखना है, प्लस y2 को हमें 4 लिखना है और बटे में 2 लिखना है। ठीक है, और बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y1 प्लस 4 बराबर -6। तो अब यहां से y1 की वैल्यू हमें -4 और 6 10 -10 मिलेगा। यहां से बिंदु ए के शीर्ष के निर्देशांक यहां हमें मिल गए। बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10 प्राप्त होंगे। ये आपका आंसर है। सिंपल सी बात है। चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख लो भाई, 7वां प्रश्न आपका 7वां हो गया। ठीक है, 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न देखो, इसको रब करके 8वां देखो, है ना। 8वां देखो क्या है प्रश्न आपका, देखिए 8वां प्रश्न देखो क्या है। ये है आपके पास एक बिंदु ए और बी क्रमशः ये दोनों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तो बिंदु पी के निर्देशांक बताइए ताकि एपी 3:7 AB हो। मतलब एपी बराबर 3/7 AB हो और पी रेखाखंड AB पर स्थित हो। बिल्कुल देखो, थोड़ा सा चित्र बनाएंगे तब समझ में बात पूरी आएगी। ये आपका एक कोई रेखा है, यहां पर ए बिंदु है और यहां पर बी बिंदु है, रेखाखंड AB हो गया। ए बिंदु के निर्देशांक -2 यहां ज्ञात हैं और बी बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात हैं, 2, -4 हमें ज्ञात हैं। ठीक है, तो बिंदु पी के निर्देशांक हमसे पूछे गए हैं और पी बिंदु है कहां, पी बिंदु कहीं यहां मान लेते हैं ए बी रेखा पर है। प्रश्न कहता है ए बी रेखा पर कहीं पी बिंदु है। ये पी बिंदु क्या कर रहा है, हरकत देखो, हरकत ये कर रहा है कि एपी ये दिया गया है। देखो ध्यान दें, यहां पर एपी बराबर दिया गया है, एपी बराबर 3/7 AB, 3/7 AB ऐसा प्रश्न में कहा गया है। ध्यान से समझें अगर, तो यहां पर एक बात तो समझ में आ रही है कि एपी और एबी का क्या अनुपात है। तो आपको लिखना है 3:7 है। मतलब एपी 3 हिस्सों में है, यहां से यहां तक ये 3 इकाई है, मान लेते 3 इकाई। एपी कितनी है, 3 इकाई। एबी कितनी है, यहां से यहां तक पूरी कितनी है, 7 इकाई है। ये पूरी कितनी है, 7 इकाई। अब ये अगर 3 इकाई है, ये पूरी 7 इकाई है, तो निश्चित रूप से ये 4 इकाई होगी। बात देखो ध्यान से समझ लो, यहां से यहां तक एपी 3 इकाई दी गई है प्रश्न में। देखो एपी 3, एबी 7। अगर ए से बी तक पूरा 7 है तो इसको 3 अगर यहां से निकाल लें तो ये 4 इकाई होगा, पक्की बात है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बिंदु P जो है इसके निर्देशांक हमसे पूछे गए हैं। ये P बिंदु रेखा AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यहां इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AP अनुपात PB बराबर 3:4 होगा। ठीक, इतनी बात ठीक है। अगर इतनी बात ठीक है तो आप P बिंदु के निर्देशांक शायद हमें ना निकालें तो भी आप निकाल सकते हो। बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर हम निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब हम इस प्रश्न को यहीं छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। x1 y1 इसको मान लें और x2 y2 इसको मान लें। ये है m1 और ये है आपका m2, यहां रख दें तो x निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। और अगर y निर्देशांक में निकालना है, y निर्देशांक को निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। आप यहां m1 m2 और y1 y2 के मान लिख दें तो ये y निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, शेष आप करोगे। ठीक है, चलिए इसको आप कंप्लीट जरूर कर लें और अब हम लोग पहुंच जाएं इसके और आगे वाले पार्ट पर। नंबर 9वां सवाल है, उस पर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे आए, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं।
नमा प्रश्न है, देखो बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक -2,2, बिंदु बी जिसके निर्देशांक हैं 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। 4 बराबर भागों में बांट रहा है कोई, कितने बिंदु होंगे? कितने बिंदु होंगे? 3 बिंदु होंगे जो रेखा को 4 भागों में बांटेंगे। देखो ध्यान दें, एक बिंदु कोई ए है जिसके हमें निर्देशांक यहां दिए हैं -2,2, और एक कोई बिंदु है बी, एक कोई बिंदु है बी जिसके हमें निर्देशांक दिए गए हैं 2,8। ठीक है, दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड कितना हो गया? ए बी। जोड़ने वाला ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी, और इस ए बी को 4 भागों में विभाजित करना है। देखो ध्यान दें, 4 भागों में, एक भाग ये बना दें, दूसरा ये बना दें, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। 1 2 3 4, 4 भागों में विभाजित करने वाले कितने बिंदु हैं? एक बिंदु ये है, एक ये, मतलब 3 बिंदु ऐसे होंगे जो रेखा को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। चलो इस बिंदु को यहां -2,2 यहां क्या लिख दें? -2,2। ठीक है, देखो ध्यान से समझना है। अगर हम इस बिंदु की बात करें तो यह बिंदु वास्तव में मध्य बिंदु होगा। ध्यान से समझो, यह बिंदु क्या होगा? यह बिंदु वास्तव में इस ए बी रेखा का मध्य बिंदु हो जाएगा। यह बिंदु क्या होगा? यह बिंदु इस रेखा ए बी को 1:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। मान लेते हैं ये पी बिंदु है, यह बिंदु इसको मान लें क्यू बिंदु है, तो ये पी बिंदु रेखा को 1:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। सी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे? सी बिंदु ए बी रेखा का मध्य बिंदु होगा, तो यहां पर मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यू बिंदु इस रेखा को 3:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। यहां पर 3 है हिस्से, यहां पर 1 हिस्सा है, तो ये 3:1 के अनुपात में क्यू बिंदु विभाजित करेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। मेरे ख्याल से इस प्रश्न को भी आप अगर चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो। यहां पर लिख लें बिंदु पी रेखा ए बी को 1:3 के अनुपात में विभाजित करेगा, अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक, इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी, बिल्कुल पक्की बात कि ये P बिंदु रेखा को 1:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहां पर देखो ध्यान दें, अगर बिंदु P के निर्देशांक हम यहां मान लें x, y हैं, या इसको हम चलो x, y लिखा रहने दें, x, y हैं, तो इस x निर्देशांक को निकालोगे, सूत्र लगाओगे m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 देखो 1 है, m1 x2, x1 y1, x2 है 2, x2 कितना है 2, प्लस m1 है 3, x1 है -2, और फिर बटे में लिखना है m1 प्लस m2, m1 का मान 1 और m2 का मान 3 लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से x निर्देशांक हमें मिल जाएगा 2 - 6 बटे में 4, -4 बटे 4 मतलब -1। ठीक, x निर्देशांक ये मिल गया -1। अब y निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे? वही फॉर्मूला m1/2 प्लस m2/1 और बटे में लिखना है m1 प्लस m2 लिखना है, m1 प्लस m2। तो बस m1 को हमें लिखना है 1/2 बराबर, देखो ये लिखा है /2 बराबर 8, m2 बराबर 3 लिखना है, y1 बराबर 2 लिखना है, और बटे में लिखना है यहां पर m1 मतलब 1, m2 मतलब 3। तो बस इसको भी देखो ध्यान दें, कितना हो जाएगा? देखो 8 और 6 14 बटे में यहां लिखना है 4 मतलब 7 बटे में 2। ठीक, तो यहां से देखो बिंदु P के निर्देशांक हमें मिल गए। बिंदु P के निर्देशांक -1,7 बटे 2 प्राप्त होते हैं। एक बिंदु हमसे पूछा गया था, देखो वो तो हमने निकाल लिया। अब ऐसे बिंदु हमें 3 ज्ञात करने हैं। सी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो बिंदु सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु होगा, तो यहां लिख दें
बिंदु सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु होगा, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु होगा। तो अब यहां पर इस पर हमें C बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है। मध्य बिंदु C के निर्देशांक, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, मध्य बिंदु C के निर्देशांक। मध्य बिंदु C के निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे? फॉर्मूला वही है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x निर्देशांक निकालते हैं, उसमें भुजों को दोनों को जोड़ के बटे 2 लिखते हैं। y निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो दोनों कोटियों को जोड़ के बटे 2 लिखते हैं। तो यहां पर देखो -2 प्लस 2 बटे में 2 लिखना है। y निर्देशांक निकालना है तो 2 प्लस 8 बटे 2 लिखना है। तो कुल मिला के C बिंदु के निर्देशांक 0,10 का आधा 5, 0,5 हमें यहां पर मिलेंगे। ठीक है, अब यहां Q बिंदु की बात करें। बिंदु Q क्या करेगा? देखो, बिंदु Q रेखा AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। बिंदु Q रेखा AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक, विभाजित करेगा। तो मेरे ख्याल से इसको आप कर सकते हो बड़े आराम से। x1 y1 वही है, x2 y2 वही है, और ये m1 है, ये m2 है, और इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। इसको हम x डैश y डैश लिख सकते हैं। तो x डैश बराबर और y डैश बराबर आपको ज्ञात करना है। x डैश बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, और बटे में लिखना है m1 प्लस m2, मान आप भरोगे। ठीक है, और उसी प्रकार y निर्देशांक निकालना है, जिसको हमने y डैश लिखा है। तो y डैश बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसमें भी आप मान भर के x डैश y डैश के मान ज्ञात कर लें तो यही बिंदु Q के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, तो अभीष्ट बिंदु P, C तथा Q के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, चलिए भाई इसको भी आप नोट कर लें। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 10वां, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर सीधा बिल्कुल अंतिम प्रश्न पर आते हैं, 10वें प्रश्न पर। देखिए 10वां प्रश्न क्या है। देखिए 10वां प्रश्न क्या है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में हमें यहां पर दिए गए हैं, चारों शीर्ष दिए गए हैं। अब उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर एक संकेत भी लिखा है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, हालांकि पेपर में आपको संकेत नहीं लिखा मिलेगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें दोनों विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। दोनों विकर्ण हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। ये आपके पास एक कोई समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। A, B, C, D ये आपका समचतुर्भुज है। इसमें चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं? बराबर। ठीक है, और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो इन दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। AC विकर्ण ज्ञात करें, BD विकर्ण ज्ञात करें और दोनों का गुणा करके आधा कर दें। और यहां पर ये चारों शीर्ष हमें दिए गए हैं। A शीर्ष को हम लिखेंगे 3,0, B शीर्ष के निर्देशांक 4,5 दिए गए हैं, C शीर्ष के निर्देशांक -1,4 दिए गए हैं, और D शीर्ष के निर्देशांक -2, हमें ज्ञात हैं। तो अब हम विकर्ण AC निकाल सकते हैं। विकर्ण AC हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर विकर्ण AC की माप ज्ञात करनी है। विकर्ण AC की माप ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे? दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अर्थात A और C के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पर वही फॉर्मूला, भुज में से भुज घटा के होल वर्ग लिख दें, प्लस कोटि में से कोटि घटा के होल वर्ग लिख दें, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग विथ अंडर रूट। तो पहले अंडर रूट लगाना है, फिर देखो 3 में से घटाना कितना है? -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका होल वर्ग लिख दें, प्लस 0 में से हमें 4 घटा के होल वर्ग लिखना है।
तो इस तरीके से बिकर्ड AC की लंबाई देखो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, और यहां भी देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 16 16 32 हो गया, तो 4√2 यहां पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बिकर्ड BD निकालें, तो यहां से बिकर्ड BD बराबर हो जाएगा √ बिल्कुल वही काम करना है, इस भुज में से इस भुज को घटाना है, 4 में से घटाना है माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दें, प्लस इस 5 में से घटाना है कितना माइनस का 1, तो ये भी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इस पर होल वर्क कर दें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 और 6 का स्क्वायर 36 होगा, ये भी 6 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो यहां पर 36 और 36 72 हो जाएगा, 72 का वर्गमूल 6√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो बिकर्ड की लंबाई 4√2 इकाई आई, और इस बिकर्ड की लंबाई 6√2 इकाई आई। तो अब आपको क्या करना है, दोनों बिकर्डों का गुणनफल बटे 2, यहां लिख दें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखो एक बिकर्ड की लंबाई यदि हम यहां पर D1 लिख दें, इसकी लंबाई को यहां पर D2 लिख दें, तो शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2, मतलब दोनों बिकर्डों का गुणनफल बटे 2। तो लिख दें 1/2, और ये D1 बिकर्ड की लंबाई हमने निकाली है 4√2, और यहां D2 बिकर्ड दूसरा बिकर्ड है, उसकी लंबाई है 6√2, ठीक है। तो 1/2 6 चौको 24, और √2 में √2 का मल्टीप्लाई पूरा 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो 24 वर्ग इकाई लिखना है, ठीक है। 24 वर्ग इकाई इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखो बच्चों, पूरी एक्सरसाइज आपकी एक एक करके पूरे प्रश्नों को हमने यहां पर हल किया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज और है, उस एक्सरसाइज को हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, केवल और केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक ही नया फॉर्मूला है, उसको हम इससे अगले वाले वीडियो में कवर करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और कभी कभी इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।